हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नर्सिंग एजुकेशन ट्यूटोरियल और आज के वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइड्रोसिफेलस। तो हाइड्रोसिफेलस क्या होता है? हाइड्रोसिफेलस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो हमारा इंट्राक्रैनियल स्पेस होता है या जो ब्रेन वाला हिस्सा होता है उसमें क्या हो जाता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है। ठीक है, अब देखो जैसे ये यहाँ पर लिखा हुआ है हाइड्रोसिफेलस। ठीक है, अब ये जो हाइड्रोसिफेलस है, हाइड्रो मीन्स क्या होता है, पानी या फिर फ्लूइड। ठीक है, हाइड्रो मानी क्या होता है, पानी या फिर फ्लूइड। सिफेलस किससे जुड़ा हुआ है? ब्रेन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हाइड्रोसिफेलस यानी कि फ्लूइड का भर जाना किसमें? ब्रेन में। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोसिफेलस कहते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। Hydrocephalus is the abnormal accumulation of cerebrospinal fluid in the intracranial space। ठीक है, इंट्राक्रेनियल स्पेस में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के भर जाने के कारण या अबनॉर्मल एक्यूमुलेशन के कारण जो कंडीशन उत्पन्न होती है उसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोसिफेलस कहते हैं। तो हाइड्रोसिफेलस क्या है? हाइड्रोसिफेलस वह कंडीशन है जिसमें इंट्राक्रेनियल स्पेस में CSF फ्लूइड जो है यानी कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो भर जाता है। ठीक है, अब नॉर्मल उसमें मतलब जो नॉर्मल होना चाहिए उससे अधिक हो जाता है। उसके बाद इट अकर्स ड्यू टू इम्बैलेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ CSF यानी कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड और ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द पाथवे। इसका मतलब क्या है? जो हमारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है उसके अब्जॉर्प्शन में या उसके प्रोडक्शन में कोई भी इम्बैलेंस आने के कारण, ठीक है, या तो प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम हो गई है या जब वो अब्जॉर्ब होता है उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई है जिसके कारण जो CSF है क्या है, वो अब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा या उसका प्रोडक्शन ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। तो जब ज़्यादा मात्रा में होगा तो वो कहाँ भरेगा? इंट्राक्रेनियल स्पेस में भरेगा, या फिर जो उसका अब्जॉर्ब नहीं हो रहा वो अच्छे से, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो तब भी इंट्राक्रेनियल स्पेस में ही भरेगा। तो अब नॉर्मल एक्यूमुलेशन हो जाना सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का क्या कहलाता है? हाइड्रोसिफेलस कहलाता है। जो हमारा प्रोडक्शन है या उसका जो अब्जॉर्प्शन है उसके बीच में कोई भी इम्बैलेंस आने के कारण या जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है उसके पाथवे में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि रुकावट आने के कारण क्या हो सकता है? हाइड्रोसिफेलस कंडीशन हो सकती है। उसके बाद इट रिजल्ट डायलेशन ऑफ द सेरिब्रल वेंट्रिकल एंड एनलार्जमेंट ऑफ हेड। इसके कारण क्या होगा, यानी कि कंडीशन उत्पन्न हुई या तो जो CSF है वो भर गया। ठीक है, उसके साथ भरने के साथ साथ क्या होगा, जो सेरिब्रल वेंट्रिकल्स है वो क्या हो जाएंगे? डायलेट हो जाएंगे और जो हेड का साइज है वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा से समझाती हूँ। हाइड्रोसिफेलस एक अबनॉर्मल एक्यूमुलेशन होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का इन द इंट्राक्रेनियल स्पेस में। ठीक है, वो किसके कारण होता है? ये जो हाइड्रोसिफेलस है वो CSF के अब्जॉर्प्शन या उसके प्रोडक्शन में इम्बैलेंस आने के कारण होती है, या जो CSF है उसके पाथवे में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आने के कारण होती है। उसके बाद ये जो जो सेरिब्रल वेंट्रिकल है उसके वजह से क्या होगा? डायलेशन हो जाएगा सेरिब्रल वेंट्रिकल्स का और हेड का साइज इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद इसकी ईटियोलॉजी आती है। ठीक है, ईटियोलॉजी या हम इसको कोजेस भी कह सकते हैं। जो कोजेस होते हैं वो कंजेनाइटल हो सकते हैं एंड एक्वायर्ड। ठीक है, कंजेनाइटल जो होता है वो जन्मजात होता है, यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है तभी होते हैं, मतलब जन्म से पहले भी उसको वो कंडीशन होती है। कंजेनाइटल यानी कि जन्मजात कंडीशन है। एक्वायर्ड जो है वो जन्म के बाद होने वाली कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड। तो यहाँ पर हमारा कंजेनाइटल कोजेज आते हैं यानी कि जो जन्म से पहले। तो इंट्रा यूट्राइन इन्फेक्शन बच्चे को हो, ठीक है, माता को यदि कोई भी इंट्रा यूट्राइन इन्फेक्शन है जैसे रुबेला या साइटोमेगेलो वायरस, तो उसके कारण क्या होगा, जो वो वायरस है रुबेला का या साइटोमेगेलो वायरस, वो क्या होगा? प्लेसेंटा के थ्रू ट्रांसमिट हो जाएगा बच्चे में और वो क्या कोज कर सकता है? हाइड्रोसिफेलस कोज कर सकता है। देन इंट्राक्रेनियल हेमरेज, यदि जो फिटस है या जो बच्चा है उसमें क्या हो गया है,
क्रेनियल हेमरेज हो गया, इंट्राक्रेनियल हेमरेज हो गया, यानी कि वहाँ पर फिर ब्लड भर रहा है, ब्लड भी क्या है, एक फ्लूइड है, तो वो भर रहा है, तो उसके कारण क्या हो सकता है, हाइड्रोसिफेलस हो सकता है। उसके बाद कंजेनाइटल मालफॉर्मेशंस, यानी कि कोई भी जन्मजात कोई भी मालफॉर्मेशन है, जैसे हमारा पहला आता है मालफॉर्मेशन ऑफ अरेक्नोइड वैली। अरेक्नोइड वैली में क्या है, कोई भी मालफॉर्मेशन है। दूसरा है एक्वाडक्ट स्टेनोसिस, ठीक है, तो दूसरी कंडीशन क्या है, एक्वाडक्ट स्टेनोसिस। उसके बाद हमारा आता है कंजेनाइटल ब्रेन ट्यूमर। अब कंजेनाइटल ब्रेन ट्यूमर क्या कोज कर सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन कोज कर सकता है, ठीक है, तो सेरेब्रस स्पाइनल फ्लूइड के पाथवे में ऑब्स्ट्रक्शन आने के कारण भी क्या होता है, हाइड्रोसिफेलस होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारा आते हैं एक्वायर्ड कोज या एक्वायर्ड हाइड्रोसिफेलस भी हम इसको कह सकते हैं। तो एक्वायर्ड कोजेज में कौन से होते हैं, इन्फ्लामेशन हो गई है यदि, जैसे मेनिंजाइटिस या एंसेफ्लाइटिस, उसके कारण क्या हो सकता है, हाइड्रोसिफेलस हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे हमारा आता है ट्रोमा, कोई भी चोट लग गई, जैसे बर्थ इंजरी, जन्म के समय कोई भी बच्चे को चोट लग गई तब हो सकता है। हेड इंजरी, जन्म के समय बच्चे को क्या है, सर पर कोई भी चोट लग गई, उसके कारण हो सकता है। इंट्राक्रेनियल हेमरेज हो गया, तब भी ये कंडीशन हो सकती है। उसके बाद यहाँ पे आता है न्यूरोप्लाज्म स्पेस अक्रिंग लीनन्स, ठीक है, जैसे हमारा ट्यूबरकुलोमा, सबड्यूरल हेमेटोमा, तो इसके कारण क्या हो सकता है, हाइड्रोसिफेलस हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे आता है कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स होने के कारण भी ये हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे आता है डिजेनरेटिव एट्रोफी ऑफ ब्रेन, ठीक है, डिजेनरेटिव एट्रोफी भी होने के कारण, ब्रेन की डिजेनरेटिव एट्रोफी होने के कारण भी क्या हो सकता है, हाइड्रोसिफेलस हो सकता है। उसके बाद आते हैं टाइप्स, यानी कि हाइड्रोसिफेलस कितने प्रकार का होता है उसके बारे में, ठीक है। तो हाइड्रोसिफेलस को हाइड्रोसिफेलस जो है वो दो टाइप्स का होता है, कम्युनिकेटेड हाइड्रोसिफेलस एंड नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस, ठीक है। अब कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस में क्या होता है, कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस में क्या होता है, इन दिस टाइप नो ब्लॉकेज बिटवीन वेंट्रिकुलर सिस्टम, ठीक है, दीज may be absorption failure of the CSF or excessive production of CSF etc. जो कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस है उसमें किसी भी प्रकार का ब्लॉकेज नहीं पाया जाता, कहाँ, वेंट्रिकुलर सिस्टम में कोई भी ब्लॉकेज नहीं पाया जाता कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस में। साथ ही साथ जो ये किसके कारण होता है, जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है उसके जो अब्जॉर्प्शन है उसका वो फेल हो जाने के कारण क्या होगा, जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो भरना स्टार्ट हो जाएगा इंट्राक्रेनियल स्पेस में। साथ ही साथ यदि एक्सेसिव प्रोडक्शन हो रहा है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का, तब भी क्या होगा, कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस कोज हो सकता है। उसके बाद ही आता है नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस। जो नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस है वो किसके कारण होता है, इन दिस टाइप ऑफ हाइड्रोसिफेलस, यानी कि इस प्रकार के हाइड्रोसिफेलस में देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन एट एनी लेवल इन द वेंट्रिकुलर सिस्टम, यानी कि जो वेंट्रिकुलर सिस्टम है उसमें किसी भी लेवल पर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन होने के कारण नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे हमारा आता है कॉमनली एट द लेवल ऑफ एक्वाडक्ट और एट फोरेमिना लुस्चिका और फोरेमिना मैग्नीडाई, ठीक है, जो ज़्यादातर जो हमारा ऑब्स्ट्रक्शन होता है वो कहाँ पर होता है, फोरमिना लुस्चिका या फोरमिना मैग्नीडाई पर होता है। उसके बाद द ऑब्स्ट्रक्शन में बी पैराइटल और कंप्लीट, जो ये ऑब्स्ट्रक्शन है वो आधा भी हो सकता है या कंप्लीट यानी कि पूरा भी हो सकता है। उसके बाद इट डेवलप्स मेनली ड्यू टू इन्फ्लामेशन एंड डेवलपमेंट ऑब्स्ट्रक्टिव लीनन्स। इसके कारण क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसिफेलस के कारण ये क्या कोज करता है, इन्फ्लामेशन को, यानी कि जो हमारा हेड है उसके जो ब्रेन है उसके आसपास में क्या हो जाएगी, सूजन हो जाएगी, और साथ ही साथ ऑब्स्ट्रक्टिव लीनन भी डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं। अब जो कम्युनिकेटिंग और नॉन कम्युनिकेटिंग में बच्चे बहुत विचलते हैं, तो इसमें समझने वाली बात है, कम्युनिकेटिंग क्या होता है, दो व्यक्तियों के बीच में बातचीत, ठीक है, कम्युनिकेट करना दो व्यक्तियों के बीच में। तो कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस यानी कि जो कम्युनिकेट कर रहा है किससे, आगे वाले जहाँ पर उसको अब्जॉर्व होना है, ठीक है, तो वो जो उसके कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है बीच में, ठीक है,
वो वहाँ तक जा रहा है लेकिन वो अब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा। तो क्या है, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता इसमें, केवल जो एक्सेसिव प्रोडक्शन हो सकता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का, या कोई भी अब्जॉर्प्शन फेलियर हो सकता है। ऑब्स्ट्रक्शन कोई नहीं है कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस में। नॉन कम्युनिकेटिंग यानी कि कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, जहाँ पर उसको जाना है वहाँ पर नहीं जा पा रहा है, ठीक है। तो नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस में आता है जिसमें कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन पाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे हमारा आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हमारा पहला क्या आएगा, नोजिया, उसके बाद वोमिटिंग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बच्चे को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इरिटेबिलिटी हो सकती है, कन्वर्जन्स बच्चे को आ सकते हैं। उसके बाद हाई पिच क्राई, यानी कि जब बच्चा रोएगा तो क्या होगी, हाई पिच की वो तेज तेज रोएगा, हाई पिच क्राई होगी। उसके बाद इरेगुलर एंड डिक्रीज रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेशन है वो इरेगुलर हो जाएगी और कम हो जाएगी। उसके बाद आता है विजुअल प्रॉब्लम्स। अब जो बच्चा है उसका जो ब्रेन में प्रॉब्लम्स होगी क्रिएट होती है, तो विजुअल प्रॉब्लम्स भी आ सकती है उसको। क्या है, डबल विज़न भी हो सकते हैं, ठीक है। विजुअल प्रॉब्लम्स में आता है डबल विज़न भी बच्चे को हो सकता है। उसके बाद जो हेड का सर्कमफेरेंस है वो नॉर्मल से अधिक हो जाएगा, यानी कि इंक्रीज ऑफ हेड सर्कमफेरेंस, जो हेड सर्कमफेरेंस है बच्चे का वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हमारा आता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या होता है कि हम क्या क्या कर सकते हैं, हिस्ट्री कलेक्ट कर सकते हैं हम। उसके बाद हम फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, साथ ही साथ हम न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन भी करेंगे, उसके या न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट भी हम करेंगे। उसके बाद MRI कर सकते हैं हम, CT स्कैन करेंगे, क्रेनियल अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे, एक्सरे कर सकते हैं हम स्कल का। तो ये क्या है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है, यानी कि इनसे हम पता लगा सकते हैं कि बच्चों को हाइड्रोसेफेलस है या नहीं है। उसके बाद हमारा आता है हाइड्रोसेफेलस का मैनेजमेंट। जो हमारा हाइड्रोसेफेलस का मैनेजमेंट होता है वो स्पेसिफिक कोज पर डिपेंड होता है, यानी कि जिसके कारण या जिस कोज के कारण प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, यानी कि हाइड्रोसेफेलस हुआ है, उस पर डिपेंड करता है हाइड्रोसेफेलस का मैनेजमेंट, ठीक है। या कोई भी उसके माल फॉर्मेशन के कारण क्या हुआ है, हाइड्रोसेफेलस हुआ है। और साथ ही साथ जो हाइड्रोसेफेलस है उसकी सीवियरिटी, यानी कि कितनी सीवियरिटी हाइड्रोसेफेलस की है, जो कंडीशन है वो कितनी सीवियर है, उस पर डिपेंड करता है हाइड्रोसेफेलस का मैनेजमेंट, ठीक है। तो सर्जरी मे नॉट बी इंडिकेटेड इफ द हाइड्रोसेफेलस गेट्स स्पॉन्टेनियसली अरेस्ट। यदि जो हाइड्रोसेफेलस है, ठीक है, वो स्पॉन्टेनियसली अरेस्ट है, यदि उसका, यानी कि धीरे धीरे जो मेडिसिन है उससे ही वो ट्रीट हो रहा है, ठीक है, ठीक हो रहा है हाइड्रोसेफेलस मेडिसिन के द्वारा ही, तो क्या करते हैं हम, सर्जरी को इंडिकेट नहीं करते, यानी कि सर्जरी करने की हम किसी को या परिवार को या जो बच्चा है उसको हम उस पर सर्जरी नहीं करेंगे, यदि मेडिसिन के द्वारा ही हाइड्रोसेफेलस क्या हो रहा है, ठीक हो रहा है। उसके बाद जो मेडिकल मैनेजमेंट है उसमें हम क्या कर सकते हैं, जो इंट्राक्रेनियल स्पेस है उसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या दे सकते हैं बच्चे को, कार्बोनिक और एनहाइड्रेस, ठीक है, ANHYDRASE, ठीक है। ये क्या है, एनहाइड्रेस, कार्बोनिक और एनहाइड्रेट्स इनहिबिटर्स हम प्रोवाइड कर सकते हैं मेडिकल मैनेजमेंट में, यानी मेडिसिन दी जाती है। या एजिथाज़ेलामाइड हम दे सकते हैं, जिसके कारण जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का जो प्रोडक्शन है, यानी कि जब वो बन रहा है तो उसके जो प्रोडक्शन है उसको रिड्यूस करने में ये मेडिसिन क्या करती है, हेल्प करती है। तो जिसके कारण अब सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो बन रहा है, कम मात्रा में बन रहा है, हमने मेडिसिन दी तो वो कम मात्रा में बन रहा है, तो हाइड्रोसेफेलस क्या है, धीरे धीरे प्रोग्रेस करेगा, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में बढ़ेगा, ठीक है, मेडिसिन के देने के बाद। उसके बाद सर्जिकल मैनेजमेंट हम क्या करेंगे, यानी कि मेडिकल मैनेजमेंट से जो बच्चा है उसका हाइड्रोसेफेलस कंट्रोल नहीं हो रहा, तो हम क्या कर सकते हैं, सर्जरी परफॉर्म करेंगे। तो जो सर्जिकल मैनेजमेंट है इज इंडिकेटेड इन ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस, ठीक है। जो सर्जरी है ज़्यादातर वो किस में करते हैं, हम ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस में इंडिकेट करते हैं। इन रैपिड एनलार्जमेंट ऑफ हेड, साथ ही साथ जब जो हेड का साइज है वो जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, रैपिड यानी बहुत जल्दी बढ़ रहा है हेड का साइज, या विजुअल डिस्टर्बेंसिंग हो रही है बच्चे को, या कोई भी जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है
ठीक, इंट्राक्रेनियल प्रेशर क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बढ़ रहा है इंट्राक्रेनियल स्पेस में। ठीक है, तो उसकी वजह से लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। यदि विजुअल डिस्टर्बेंसिंग है या जो हेड का साइज है वो बस जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, या ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसिफेलस में क्या करेंगे हम? सर्जरी को इंडिकेट करते हैं। अब हम सर्जरी कौन कौन सी कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो सर्जरीज है हमारी वो हम कौन कौन सी कर सकते हैं? वेंट्रिकुलोस्टोमी हम कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ हम क्रोइडप्लेक्सटोमी भी परफॉर्म कर सकते हैं, जिससे जो हाइड्रोसिफेलस है उसको हम कंट्रोल कर सके या ख़त्म कर सके। उसके बाद ये यहाँ पर आईसी का मतलब होता है हमारा इंट्राक्रेनियल, ईसी का मतलब होता है एक्स्ट्राक्रेनियल। ठीक है, तो आप इसको पूरा लिख लेना या ऐसे ही लिख लेना यदि आपको याद रहे तो इंट्राक्रेनियल और एक्स्ट्राक्रेनियल शंट भी हम कर सकते हैं। ठीक है, जो साथ ही साथ जो ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं? बाईपास सर्जरी भी हम कर सकते हैं, जिससे कि जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, ठीक है, वेंट्रिकुलर सिस्टम से जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो डाइवर्ट हो जाए किसी भी अदर कंपार्टमेंट में। मैं इसको दोबारा से समझा देती हूँ। जो हमारा इंट्राक्रेनियल और जो एक्स्ट्राक्रेनियल शंट है हम उसको परफॉर्म कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हम बाईपास सर्जरी भी कर सकते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन हाइड्रोसिफेलस में क्या कर सकते हैं? बाईपास सर्जरी भी हम कर सकते हैं, जिससे जो वेंट्रिकुलर सिस्टम से जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो डाइवर्ट हो जाए किसी अदर कंपार्टमेंट में। ठीक है, समझ आ गया आपको अच्छे से? यदि नहीं आया तो आप कमेंट कर देना, मैं दोबारा से इस टॉपिक को समझा दूंगी अच्छे से। और इंट्रायूट्राइन सर्जरी भी हम कर सकते हैं, इंट्रायूट्राइन सर्जरी इंटरवेंशन हम कर सकते हैं यदि फीटल को हाइड्रोसिफेलस है, यानी कि जब कंजेनाइटल हाइड्रोसिफेलस है, फीटस को हाइड्रोसिफेलस है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? इंट्रायूट्राइन सर्जरी भी कर सकते हैं। तो इंट्रायूट्राइन सर्जरी में क्या करना है? कर सकते हैं, लेकिन जो इंट्रायूट्राइन सर्जरी है फीटस हाइड्रोसिफेलस की कंडीशन में वो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देती है। ठीक है, जितना कि जन्म के बाद होता है, तो वो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाती जितना कि बाद में बर्थ के बाद होता है। साथ ही साथ उसके बाद हमारा आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। ठीक है, नर्सिंग मैनेजमेंट में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या कर सकते हैं? हेड सरकमफेरेंस, बच्चे का हेड सरकमफेरेंस मेजरमेंट कर सकते हैं। अच्छे से मेजर करना है बच्चे के हेड को। साथ ही साथ जो उसकी प्रॉब्लम्स है उसको हम क्या कर सकते हैं? उससे प्रिवेंट कर सकते हैं। बच्चे के साइन देख सकते हैं, डायग्नोस करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो यह हमारा आज का हमारा टॉपिक था हाइड्रोसिफेलस, जो कि यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर देना, मैं बता दूंगी आपको। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।